नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे इस कार्यक्रम तंदुरुस्ती हजार नियमित में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अस्थमा पर, जिसके लिए आज हमारे बीच उपस्थित है डॉक्टर महीप सलूजा, जो कि छाती रोग विशेषज्ञ हैं। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर महीप सलूजा का। नमस्कार सर, आपका हमारे इस स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये अस्थमा क्या होता है। अस्थमा एक सांस की बीमारी है। ये सांस की नलियों की एक एलर्जी है जिसमें 3 मुख्य लक्षण होते हैं: खांसी, सांस का फूलना और सांस के साथ साए साए की आवाज़ आना, जिसे हम वीजिंग कहते हैं। अगर किसी मरीज़ को ये 3 लक्षण हैं तो उसे अस्थमा हो सकता है। इसमें ख़ास बात ये होती है, ये डिज़ीज़ एपिसोडिक होती है। मींस पेशेंट एक एपिसोड और दूसरे एपिसोड के बीच में नॉर्मल रहता है। और ये प्रॉब्लम सीजनल भी होती है। जब मौसम बदलता है, सर्दी से गर्मी और गर्मी से सर्दी या बरसात में जब मौसम चेंज होता है, तब भी इस बीमारी के लक्षण बढ़ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी जो है अस्थमा की, ये महिलाओं में और छोटे बच्चों में भी अधिकांश होती है? जी हाँ, यह बीमारी बच्चों में, बड़ों में, सब एज ग्रुप में पाई जाती है। बच्चों में और बुजुर्गों में इसका रूप ज़्यादा विकराल होता है। मीन्स सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, सिम्टम्स ज़्यादा सीवियर होते हैं। बच्चों को कई बार एडमिट भी करना पड़ जाता है। और इसका सही इलाज और सही बचाव जो है, उससे हम इससे बच सकते हैं। जी सर, यहाँ पर आपने एक वर्ड यूज़ किया, सिम्टम्स। तो सर क्या सिम्टम्स हो सकते हैं अस्थमा के? देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अस्थमा के 3 मुख्य लक्षण होते हैं। खांसी, जो कि रात के समय, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे के बीच में खांसी बिगड़ जाती है। इसे कहते हैं हम डायर्नल वेरिएशन, जिसे मेडिकल टर्म में कहते हैं डायर्नल वेरिएशन। रात के समय खांसी का बिगड़ जाना और दोपहर में 12 बजे से 3 बजे तक खांसी का थोड़ा नॉर्मल हो जाना। नाइट टाइम सिम्टम्स अस्थमा में ज़्यादा होते हैं। दूसरी चीज़ वीजिंग, सांस के साथ बांसुरी जैसी आवाज़, जो कि दर्शाती है कि सांस की नलियों में रुकावट आ गई है। हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में हज़ारों की संख्या में सांस की नलियाँ होती हैं, जो कि खुली हुई होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं पेटेंट एयरवेज, खुले हुए एयरवेज। अस्थमा में सांस की नलियाँ सिकुड़ने लगती हैं ड्यू टू सम एलर्जन, एनी टाइप ऑफ एलर्जन, जो कि पॉलन्स भी हो सकते हैं, जो कि डस्ट भी हो सकती है, और पालतू जानवरों के बाल और उनकी त्वचा से निकले हुए कण भी हो सकते हैं, और कोई इत्र, खुशबू या कोई महक, उससे भी ये सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, जिसे हम कहते हैं एलर्जिक फिनोमिना। इसके कारण सांस की नलियाँ जब सिकुड़ती हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसे हम कहते हैं वीजिंग। ये वीजिंग भी एक मुख्य लक्षण होता है। तीसरा, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, जो कि रात के 12 बजे से 3 बजे तक सबसे ज़्यादा होती है। ये 3 मुख्य लक्षण होते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो बच्चों में आपने बताया कि बच्चे इतनी छोटी उम्र में कैसे इसे हैंडल कर पाते हैं? और देखिए, बच्चों को ये प्रॉब्लम अर्ली चाइल्डहुड, मतलब शुरुआती दिनों से ही नज़र आने लग जाती है, जिसे माँ बाप कई बार साधारण खांसी ज़ुकाम मान के चलते हैं। कुछ माँ बाप सोचते हैं कि ये निमोनिया बिगड़ गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर बच्चे को साल में 2 से ज़्यादा अटैक या 3 से ज़्यादा अटैक पड़ रहे हैं अस्थमा के, तो हो सकता है ये सीवियर अस्थमा हो। ऐसी कंडीशन में सही जांच, सही देखभाल से ये बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल हो सकती है और ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अस्थमा में अटैक्स भी आते हैं जनरली, तो सर ये अटैक्स कैसे आते हैं? ये हम कैसे पहचानते हैं कि हाँ, ये अस्थमा का ही अटैक हो सकता है? जी। देखिए, मैंने आपको बताया अस्थमा के 3 मुख्य लक्षण होते हैं, जिन्हें सिम्टम्स कहते हैं हम। एक, खांसी आना। रात के समय अगर बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही है, पेशेंट को सांस लेने में या बच्चे को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वो नीला पड़ गया है, उसके जीभ, नाक, कान और उंगलियां नीली पड़ रही हैं, तो यानी उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिसे हम कहते हैं सीवियर अस्थमा अटैक। ऐसी कंडीशन में तुरंत उसे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करना चाहिए। डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तक हम उसे अस्पताल तक ले जाए उससे पहले हम कुछ दवाइयाँ उसे दें? ऐसी दवाइयाँ हम हमेशा अपने पास रखें? देखिए, अस्थमा के मरीजों को कुछ ब्रोंकोडायलेटर, जिसे हम कहते हैं सांस की नलियों को खोलने वाली दवाइयाँ, साल्ब्यूटामॉल एक अच्छा दवाई है, जो कि अस्थमा के अटैक में अच्छा काम करती है। अस्थमा के मरीजों को पहली चीज़ तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मानना चाहिए कि हाँ, उन्हें अस्थमा है। अपने डायग्नोसिस को मानना चाहिए। नंबर 2, अपनी जांच करवानी चाहिए, जिससे ये पता चले कि उनको कितना % अस्थमा है, उनको कितना सीवियर अस्थमा है, उनको सीवियरिटी अपनी असेस करानी चाहिए। नंबर 3, अपना सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए, डॉक्टर्स द्वारा प्रिस्क्राइब्ड। खुद मेडिकेशंस नहीं लेनी चाहिए। ओवर ट्रीटमेंट भी नहीं लेना है, अंडर ट्रीटमेंट भी नहीं लेना है। और
जब अस्थमा के सिम्टम्स बिगड़ रहे हैं, उन लक्षणों को पहचानना है। जैसे रात को बच्चा जाग जाता है खांसी के कारण या सांस के कारण, तब उसका मतलब है अस्थमा आपका बिगड़ रहा है। ये शुरुआती लक्षण होते हैं। उन लक्षणों को पहचानना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेकर अपनी दवाइयों का बढ़ाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, एक इन्हेलर भी इसमें यूज़ किया जाता है, तो क्या ये इन्हेलर कितनी उम्र तक के बच्चे और महिलाएं ले सकते हैं? देखिए, अस्थमा को ठीक करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बेस्ट मेडिसिन है इन्हेलर। इन्हेलर तो एक माध्यम है दवाई देने का। मैं अपने मरीजों को उदाहरण देता हूँ कि अगर आपकी आंख में कोई तकलीफ है तो आप दवाई नाक में डालेंगे कि कान में? तो मरीज यही कहते हैं कि हम आंख में तकलीफ है तो हम दवाई आंख में डालेंगे। ऐसे ही जब प्रॉब्लम सांस की नलियों में है तो दवाई सीधे सांस की नलियों में जानी चाहिए, वो है इन्हेलर के माध्यम से। इन्हेलर से दवाई सीधे सांस की नलियों में जा रही है तो तुरंत फ़ायदा करेगी। विद इन 20-30 सेकेंड्स में मरीज़ अच्छा फील करने लगता है, सांस की नलियाँ खुलने लगती है, मरीज़ को सांस आने लगता है, लक्षण कम हो जाते हैं। नंबर 2, दवाई सेम है जो कि गोली में है या सिरप में है, सेम मेडिसिन है, सेम साल्ब्यूटामॉल है, पर इसमें दवाई की मात्रा 40 गुना कम है इन्हेलर में। तो कम दवाई, फ़ायदा ज़्यादा, और ये 100% सुरक्षित है, इसका लगभग कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, इन्हेलर अगर एक पेशेंट है अस्थमा का, वो इन्हेलर यूज़ कर रहा है, क्या उसी का इन्हेलर कोई दूसरा अस्थमा का पेशेंट ही इस्तेमाल कर सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, हर मरीज़ की जैसे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे हर मरीज़ के लक्षण एक से नहीं होते, उनकी दवाई एक सी नहीं होती, उनकी डिजीज़ सिवियरिटी एक सी नहीं होती। तो इसलिए हर मरीज़ की दवाई अलग होती है। इन्हेलर सारे दिखते एक से हैं पर वो होते अलग अलग तरह के हैं। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि अगर इमरजेंसी ना हो तो किसी दूसरे मरीज़ की दवाई इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर महीप, अगर इन्हेलर यूज़ करना शुरू कर दिया बच्चों ने, या यूँ कहिए कि अस्थमा के पेशेंट ने, तो कहाँ जाके वो दवाई की जो डोज है वो कम हो सकती है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। ज़्यादातर मरीज़ यही गलती करते हैं कि वो सेल्फ ट्रीटमेंट करने लगते हैं। जैसे ही उनके लक्षण कम होते हैं वो दवाई लेना बंद कर देते हैं। अस्थमा में सांस की नलियों की सूजन जो है, जो उसकी एलर्जी है, वो तब भी होती है जब मरीज़ ठीक होता है। तो ऐसे में दवाई की मात्रा हम तब भी देते रहेंगे, बना के रखेंगे जब मरीज़ ठीक होता है, और उसको हम बहुत धीरे धीरे करके कम करते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 साल का समय लग जाता है। करीब 30% 40% मरीजों की दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं, पर सिर्फ डॉक्टर की सलाह से। जी, हमेशा डॉक्टर के पास उन्हें कंटिन्यूअसली दिखाते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसके समाधान और क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो सही डायग्नोसिस, उसका सही टाइम पे डायग्नोसिस हो जाए, बीमारी अत्यधिक बढ़ने से पहले ही उसका डायग्नोसिस बन जाए। सही डायग्नोसिस बनेगा कुछ जांचों से, सिंपल जांचें होती हैं जैसे स्पायरोमीट्री, जिससे हम बता सकते हैं कि मरीज़ को कितना % प्रॉब्लम है। नंबर 2, सही ट्रीटमेंट। इन्हेलर्स इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दवाई होती है। इन्हेलर्स शुरुआती दवाई है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इन्हेलर सबसे लास्ट में यूज़ किया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। इन्हेलर सबसे शुरुआत में ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर इन्हेलर से फ़ायदा नहीं होता तो उसमें हम गोलियाँ और सिरप्स और इंजेक्शंस और नेबुलाइजर्स ऐड करते हैं, पर सबसे शुरुआती सबसे हल्की दवाई इन्हेलर्स है। तो पहली चीज़ तो मरीज़ को इन्हेलर्स लेने हैं। नंबर 2, जब उसके लक्षण बिगड़ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है और उन लक्षणों को पहचान कर अपनी बीमारी को बढ़ने से बचाना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मीन्स आपको उन चीज़ों को पहचानना है जिससे आपकी बीमारी बढ़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं धूल में जाता हूँ या मिट्टी में जाता हूँ या ख़ास पार्क में जाता हूँ या ख़ास इत्र लगाता हूँ तो मुझे अस्थमा का अटैक हो जाता है। तो मुझे उन चीज़ों को बचाना है, उन चीज़ों से बचना है। इसमें एक बहुत बड़ा योगदान स्ट्रेस का भी होता है। स्ट्रेस में भी अस्थमा के अटैक्स बढ़ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं साइकोजेनिक। तो अस्थमा को हमें बचाना भी है। इसके अलावा मरीज़ को डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शन से भी बचाने की वैक्सीन्स उपलब्ध हैं। जैसे एक न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो कि 5 साल में एक बार लगाई जाती है, जो कि मरीज़ को 5 साल तक न्यूमोकोकल इन्फेक्शन से बचाता है। नंबर 2, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी अवेलेबल होती है जो कि साल में एक बार प्रोटेक्शन देती है इन्फ्लुएंजा के लिए। अगर इन 2 वैक्सीन्स को लगा दिया जाए तो ही अस्थमा के अटैक्स की जिसे हम कहते हैं परसेंटेज काफ़ी कम हो जाता है। डॉक्टर महीप, क्या ये एलर्जिक होता है? आपने बताया, तो अस्थमा के जो पेशेंट होते हैं जब वो घर से बाहर निकले उन्हें अपना मुंह कवर करके निकलना चाहिए? क्या क्या और सावधानियां उन्हें बरतनी चाहिए? उनको कुछ सावधानियां रखनी चाहिए। अगर डस्ट है बाहर
या कहीं कोई आग जल रही है, उसका धुआं आ रहा है, तो नेचुरली उन्हें अपना मुंह ढकना चाहिए, उन्हें उस स्मोक को, डस्ट को अवॉइड करना है। एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है स्मोकिंग, एक्टिव एज वेल एज पैसिव स्मोकिंग। पेशेंट को एक्टिव स्मोकिंग तो करनी ही नहीं है और पैसिव स्मोकिंग से भी बचना है। मींस अगर कोई स्मोक कर रहा है तो आप या तो उसे मना करें या आप उस स्थान से हट जाएं। अगर हटना पॉसिबल नहीं है तो आप उसे रिक्वेस्ट करें कि भाई मैं अस्थमा का मरीज हूं और ये चीज़ मेरे लिए जानलेवा हो सकती है। पैसिव स्मोकिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हॉस्टल्स में, सिनेमा घरों में, एयरपोर्ट्स पे, बस स्टैंड्स पे लोग स्मोकिंग करते हैं, जिसके कारण उसका इल इफेक्ट दूसरे पैसेंजर्स को, दूसरे पेशेंट्स को होता है। तो मेरी राय है हर जगह एक डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया होना चाहिए जहाँ पे जिनको स्मोक करना है वो उसी स्थान पे जाके स्मोक करें, ताकि और लोगों को उनकी वजह से दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब आपने बताया कि इनहेलर्स है, दवाइयाँ है, इसके अलावा क्या कोई एक्सरसाइज वगैरह भी जी हाँ जो कर सकते हैं? सही खान पान और व्यायाम बहुत ज़रूरी है इस बीमारी में। बहुत हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अपनी दवाइयाँ, इनहेलर्स रेगुलरली लेना है, लाइट एक्सरसाइजेस करनी है और लाइट डाइट लेनी है। कोई स्पेशल डाइट इसमें एडवाइस नहीं होती है, लाइट डाइट लेनी होती है। दिन में 2 से 3 लाइट डाइट्स लेनी है। हैवी डाइट्स डायफ्राम को, पेट अगर ज़्यादा भर जाएगा डायफ्राम को ऊपर पुश करेगा और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सर एक मिनट, सर आपने डाइट की बात करी तो कहा जाता है कि अस्थमा के पेशेंट को खट्टे पदार्थों से दूर रहना चाहिए, ठंडी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। सर ऐसा भी कुछ है? जी बिल्कुल, खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें, इनसे गला खराब हो सकता है, जो कि एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है अस्थमा के मरीजों के लिए। तो एक सही संतुलित डाइट जिसमें फल हों, हरी सब्जियां हों, दालें हों, अंकुरित दालें हों तो ज़्यादा अच्छा है। और जो अवॉइड करने वाली चीज़ें हैं जो कि म्यूकस बनाती हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे मैदे से बने हुए पदार्थ हो गए, चॉकलेट्स हो गई और जंक फूड हो गया, इनको अवॉइड करना चाहिए। खास तौर से बच्चों को जंक खास तौर पे बच्चों को और अस्थमा के हर मरीज को, किसी भी एज ग्रुप का हो। डॉक्टर मेहीप, यहाँ पर आपने हमें बहुत सारी जानकारियाँ दी और बचाव भी बताए। सर इसके अलावा भी और कोई प्रिकॉशंस जो अस्थमा के पेशेंट को, जैसे कहा जाता है कि जो अस्थमा का पेशेंट होता है उसका बेडरूम भी थोड़ा अलग ही होना चाहिए। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, डस्ट पकड़ने वाली चीज़ें जो कि धूल मिट्टी को पकड़ते हैं, जैसे कि कारपेट हो गए, बिल्कुल अस्थमा के मरीज के घर में होने ही नहीं चाहिए। हम लोग कुछ पेड़ पौधे घर के अंदर लगा देते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए। उनसे भी धूल मिट्टी उड़ती है जो कि अस्थमा के मरीज के लिए हानिकारक होती है। कम से कम गद्दे होने चाहिए बेडरूम में, मोटे पिलोज नहीं होने चाहिए जो कि धूल को पकड़े। एक तकिया ही होना चाहिए और एक पतला गद्दा होना चाहिए। और उन गद्दों की, तकियों की सफाई होनी चाहिए, खास तौर पे वैक्यूम क्लीनर से, जो कि डस्ट को एब्जॉर्ब करे, उसको वातावरण में छोड़े ना। तीसरी चीज़, सफाई का जो भी कार्यक्रम हो, जो प्रक्रिया हो, वो मरीज की अनुपस्थिति में हो, ताकि जब वो घर में आए तब तक वहाँ सफाई हो चुकी हो। बिल्कुल। देन फिनाइल का इस्तेमाल होना चाहिए। घर में पालतू जानवर नहीं होने चाहिए। एटलीस्ट अगर घर में पालतू जानवर हैं तो मरीज के कमरे में उनका प्रवेश ना हो। सर पालतू जानवरों से उन्हें क्या नुकसान हो सकते हैं? जी हाँ, पालतू जानवरों की खाल, पालतू जानवरों के बाल और उनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे एलर्जी होती है, जो कि प्रोटीन का ही पार्ट होते हैं। कैट डेंडर, डॉग डेंडर जो कि उनका एक्सक्रीटरा होता है, उससे भी एलर्जी बहुत कॉमन है। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर मेहीप, यहाँ पे आपने बच्चों का, महिलाओं का बताया, क्या ये जेनेटिक भी होती है अस्थमा की प्रॉब्लम या खाली एलर्जी की कहा जाता है इसको? जी हाँ, अस्थमा एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। जेनेटिक नहीं कह सकते हम, हेरिडिटरी कह सकते हैं। हेरिडिटरी अच्छी टर्म है। अस्थमा परिवार में रन करता है। बिल्कुल। अगर मदर फादर को अस्थमा है तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को अस्थमा होने की संभावना बढ़ जाती है। ये 100% नहीं होता है कि भाई पेरेंट्स को अस्थमा है तो उनके परिवार में सबको अस्थमा होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता, पर संभावना बढ़ जाती है। पर अस्थमा स्पोरेडिक केसेस भी होते हैं, मींस परिवार में अगर अस्थमा नहीं है तो आपको लाइफ में कभी भी हो सकता है। रिस्क पे तो सभी है, क्योंकि पॉल्यूशन, वायरल इन्फेक्शंस, ये सब एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होते हैं। तो सर इस दौरान क्या गर्भावस्था महिला जो होती है उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, देखिए, प्रेगनेंसी में अगर अस्थमा है, अस्थमा में सांस लेने में दिक्कत होती है और
एक महिला को जो कि प्रेग्नेंट है उसको अपने शरीर के लिए भी सांस लेना है और अपने बच्चे के लिए भी सांस लेना है, तो उनको तो विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा, डबल ध्यान उन्हें रखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। उन्हें अपना इन्हेलर टाइमली लेना है। इन्हेलर की मात्रा की ज़रूरत अगर डॉक्टर महसूस करेंगे तो उसे मात्रा को बढ़ाएंगे। और प्रेगनेंसी में इन्हेलर्स बिल्कुल सेफ़ होते हैं। ये गलत धारणा है कि प्रेगनेंसी में इन्हेलर्स सेफ़ नहीं होते। इन्हेलर्स ही मुख्य ट्रीटमेंट होता है और कुछ दवाइयाँ और भी हम दे सकते हैं प्रेगनेंसी में जो कि सेफ़ होती हैं। सर, अस्थमा का एक पेशेंट है, वो लगातार दवाइयाँ ले रहा है, उसके बाद उसे लगता है कि अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो क्या वो दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ सकता है या उसकी मात्रा कुछ कम कर सकता है? जी हाँ, मैं अपने मरीजों को, लगभग हर मरीज को ये उदाहरण देता हूँ कि हमें सीढ़ी एक एक करके उतरनी चाहिए। ऐसे ही अस्थमा में जो हम ट्रीटमेंट कम करते हैं, एक एक सीढ़ी हम नीचे आते हैं। अगर हम 10 सीढ़ी एक साथ कूदेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे और हम वहीं आ जाएंगे जहां से हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। तो अस्थमा में इलाज बहुत धीरे 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 करके कम किया जाता है और लगभग 70% मरीजों में बंद भी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, हमारे अस्थमा के मरीजों के लिए तो खुशखबरी है कि हमेशा उन्हें इससे ग्रसित नहीं रहना पड़ेगा। एक दिन वो इससे जरूर मुक्त हो सकते हैं, बशर्त कि वो कुछ सावधानियां बरतें। तो दर्शकों, यहाँ वक्त हो गया है एक अल्प विराम का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए तंदुरुस्ती 1000 नियामत।